नमस्कार फ्रेंड्स, जेके शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज हम राजस्थान की भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मृदा एवं मृदा संरक्षण यानी राजस्थान की मिट्टियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो साथियों, हमारे हस्तलिखित नोट्स में आपका स्वागत है। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान के अंतर्गत पाई जाने वाली मिट्टियों का वर्गीकरण। तो देखिए, यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा जो है सबसे पहले मिट्टियों के प्रकार बताए गए, तो वह है 8 प्रकार की मिट्टियों के प्रकार बताए गए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक है जिसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को नई दिल्ली के अंतर्गत की गई थी। अगर हम देखें नवीन एवं आधुनिक वैज्ञानिक वर्गीकरण मिट्टियों का, तो अमेरिकी वैज्ञानिकों ने राजस्थान में 5 प्रकार की मिट्टियों के प्रकार बताए हैं। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए कि भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा राजस्थान की मिट्टियों के 8 प्रकार बताए हैं। वही अगर हम बात करते हैं नवीन एवं आधुनिक वैज्ञानिक वर्गीकरण के बारे में अगर बात करें, तो अमेरिकी वैज्ञानिकों ने राजस्थान में 5 प्रकार की मिट्टियों के प्रकार बताए हैं। आइए अब अध्ययन करते हैं। राजस्थान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा सामान्य मिट्टियों का वर्गीकरण 8 प्रकार से। देखिए, ये राजस्थान का मैप है, उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं वह कौन कौन सी मिट्टियाँ हैं। तो देखिए, एक मैप के जरिए अपन पढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि जो काली मिट्टी, ये देखिए यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि प्रमुख रूप से हाड़ौती का क्षेत्र है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो है वह काली मिट्टी है। और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जो है वह लाल मिट्टी है। ये देखिए, राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा जो क्षेत्र के अंतर्गत जो है वह दक्षिणी भाग के अंतर्गत लाल चिकनी मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए, यहाँ पर काली पाई जाती है और यहाँ लाल मिट्टी पाई जाती है। तो जब ये दोनों मिट्टी यहाँ आएगी, इस प्रकार इतने पास के क्षेत्र में दोनों मिट्टियों का जब मिश्रण होगा, तो यह लाल काली मिट्टी के नाम से जाना जाएगा। और ये लाल काली मिट्टी लगभग उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा के क्षेत्र में यहाँ पर पाई जाती है। तो 3 मिट्टियों के हो गए, काली मिट्टी, लाल चिकनी मिट्टी कह सकते हो, और या लाल काली मिट्टी कह सकते हो। अब हम देखते हैं कि ये जो पूर्वी क्षेत्र है, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र जो जयपुर, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, यहाँ पर देखिए पूर्वी मैदान है। यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ जो कि नदियों द्वारा लाई जाने वाली मिट्टी है कहलाती है, जो कि सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। ये जलोढ़ मिट्टी है। अगर हम अब बात करते हैं जो अरावली, हम जाने यहाँ पर अरावली होकर गुजर रही है अरावली पर्वतमाला। अब इस अरावली पर्वतमाला के दोनों ओर नीचे इस साइड में जो है भूरी मिट्टी पाई जाएगी, विशेष रूप से भूरी भूरी मिट्टी, जो कि नदी और चट्टानों पर्वत के द्वारा बनी हुई होती है। वही अगर हम बात करें तो इस साइड में देखें तो अरावली पर्वतीय मिट्टी कहलाती है। अरावली के दोनों ओर अरावली पर्वतीय मिट्टी और भूरी मिट्टी या नदी चट्टान पर्वत प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ देखिए श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के अंतर्गत जो गगन नदी क्षेत्र जो बहाव है, वहाँ लवणी मिट्टी पाई जाती है। और इसी प्रकार देखते हैं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर की तरफ रेतीली मिट्टी, यहाँ ये जिस प्रकार रेतीली मिट्टी है, रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है, रेतीली बलुई मिट्टी। तो ये इस प्रकार मिट्टियों के वर्गीकरण को जिसने 8 प्रकार के बताए हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, तो ये एक राजस्थान के मैप के जरिए हैं। हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रेतीली मिट्टी का अध्ययन करते हैं। जो प्रथम जो है वह रेतीली मिट्टी का अध्ययन। अब हम 8 मिट्टियों का अध्ययन करेंगे अलग अलग रूप से। रेतीली मिट्टी, देखिए रेतीली मिट्टी का अगर अन्य नाम देखें तो बलुई मिट्टी भी कहते हैं, हम इसको प्यासी मिट्टी कहते हैं, मरुस्थली मिट्टी कहते हैं, सर्वाधिक मोटे कण वाली मिट्टी कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, रेतीली मिट्टी को बलुई मिट्टी कहेंगे, प्यासी मिट्टी कहेंगे, मरुस्थली मिट्टी कहेंगे, सर्वाधिक मोटे कणों वाली मिट्टी भी कहेंगे। इसका निर्माण 33 सागर के अवशेष से हुआ है। 33 सागर के अवशेष से इसका निर्माण हुआ है। इसका विस्तार मरुस्थलीय प्रदेशों में सर्वाधिक पाया जाता है। विशेषता, राज्य में सर्वाधिक विस्तार वाली मिट्टी कहलाती है। रेतीली बलुई मिट्टी राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार वाली मिट्टी कहलाती है। आइए दूसरी बात मिट्टी का अध्ययन करते हैं, पर्वतीय मिट्टी। देखिए, पर्वतीय मिट्टी का अन्य नाम
अधूरे निर्माण वाली मिट्टी, यानी कि इसका निर्माण अधूरे निर्माण वाली मिट्टी कहते हैं, जिसका निर्माण क्वार्टजाइट व नीच चट्टानों से होता है। विस्तार अरावली क्षेत्र में या अरावली क्षेत्र के दोनों ढालों में जहाँ सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है, तो यह पर्वतीय मिट्टी कहलाती है, जिसका अन्य नाम है अधूरा निर्माण वाली मिट्टी, और इसका क्वार्टजाइट व नीच चट्टानों से इसका निर्माण होता है, और इसका विस्तार अरावली क्षेत्र में या अरावली क्षेत्र के दोनों ढालों में जहाँ मक्का का उत्पादन होता है, जैसे उदयपुर हुआ, भीलवाड़ा हुआ, इस प्रकार। जलोढ़ मिट्टी, अब हम बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी। अन्य नाम देखें तो इसका दोमट मिट्टी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि दोमट मिट्टी कौन सी होती है, तो जलोढ़ मिट्टी ही दोमट मिट्टी कहलाती है। इसको कच्छारी मिट्टी भी कहते हैं, बाढ़ वाली मिट्टी भी कहा जाता है इसको, या डेल्टाई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है दोमट मिट्टी, कच्छारी मिट्टी, बाढ़ वाली मिट्टी, डेल्टाई वाली मिट्टी, और इसका निर्माण नदियों से निर्मित सर्वाधिक राज्य नदियों द्वारा इसका निर्माण होता है, और राज्य में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कहलाती है। यह जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कहलाती है। इसका अगर विस्तार की अगर बात करें तो पूर्वी मैदान प्रदेश जहाँ नदियों से निर्मित मैदान हो, यानी कि जहाँ नदियों से निर्मित मैदान हो, पूर्वी मैदान की तरफ ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसकी विशेषता होती है कि इसमें कैल्शियम व फास्फोरस की अधिकता के कारण यह सर्वाधिक उपजाऊ होती है। इंपॉर्टेंट है कि जलोढ़ मिट्टी का उपजाऊपन का मुख्य कारण क्या है, तो इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की अधिकता के कारण। आइए हम देखते हैं कि जो जलोढ़ मिट्टी है वह भी दो प्रकार की होती है। तो जलोढ़ मिट्टी एक तो थी बागर जलोढ़ मिट्टी, इसको एक बागोर भी कहेंगे, बागोर जलोढ़ मिट्टी, वही खादर जलोढ़ मिट्टी। जो बागर होती है वह प्राचीन जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, जो कि नदियों के बहाव से के दौरान आती है और बाद में वह प्राचीन हो जाती है, तो वह एक कम उपजाऊ कहलाती है। जबकि नवीन जलोढ़ मिट्टी जो कि नवीन होती है, जो नदियों के द्वारा उस समय लाई जाती हैं, जब नवीन नदी जो बहाव क्षेत्र होता है उस टाइम जो मिट्टी कहलाती है वह जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, जो कि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती हैं। अब देखते हैं चौथी मिट्टी की बात करते हैं, काली मिट्टी। काली मिट्टी की अगर बात करें तो अन्य नाम इसके रेंगुर मिट्टी कहते हैं, इसको लाल लावा मिट्टी कहते हैं, ज्वालामुखी मिट्टी या कपासी मिट्टी कहेंगे, या स्वतः जुताई वाली मिट्टी या चरणोज्म मिट्टी भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये नाम, जरूर आप याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार चरणोज्म मिट्टी क्या होती है, तो काली मिट्टी होती है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं इसको, और रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं, लावा मिट्टी या ज्वालामुखी मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ कपास ज़्यादा होता है तो कपासी मिट्टी कहते हैं। ज्वालामुखी यानी कि ज्वालामुखी पहाड़ के कारण इसका निर्माण हुआ है, तो जिसके कारण इसको लावा मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं इसको, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं इसको, चरणोज्म मिट्टी भी कहते हैं। अब इसका निर्माण देखिए तो ज्वालामुखी व बेसाल्ट चट्टानों के निर्माण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी का जो ज्वालामुखी और बेसाल्ट की चट्टानों से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार की अगर बात करें तो हाड़ौती का पठार और मालवा का पठार इसका विस्तार क्षेत्र है। इसकी विशेषता देखिए तो न्यूनतम विस्तार वाली राज्य की मिट्टी, यानी कि सर्वाधिक ज़्यादा अगर कोई मिट्टी पाई जाएगी तो वह कौन सी है, रेतीली मिट्टी, रेतीली बलुई मिट्टी, जो पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है। वही अगर हम देखते हैं तो न्यूनतम विस्तार वाली मिट्टी कहलाएगी काली मिट्टी, जो कि न्यूनतम विस्तार वाली मिट्टी हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाली मिट्टी, यानी यह जल को सर्वाधिक ग्रहण करती हैं, और कम इसको सिंचाई की भी कम आवश्यकता होती है, और लोहा व एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है। तो इसमें लोह एवं एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है, जबकि जलोढ़ मिट्टी में किसकी, तो कैल्शियम और फास्फोरस की अधिकता पाई जाती है। इसी के कारण यहाँ सोयाबीन वगैरह अधिकतम होती है। अब लाल चिकनी मिट्टी, अन्य नाम लाल लोमी मिट्टी भी कहेंगे उसको, या रेड लोम मिट्टी भी कहेंगे। लाल चिकनी मिट्टी को लाल लोमी मिट्टी या रेड लोम मिट्टी भी कहते हैं। इसका निर्माण कायांतिक चट्टानों से हुआ है। इसका विस्तार माही बेसिन क्षेत्र व दक्षिण राजस्थान में प्रमुख रूप से बांसवाड़ा उदयपुर की तरफ पाया जाता है। इसी विशेषता की बात करें तो इसकी मक्का के लिए सर्वाधिक उपयोग है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन बनता है कि मक्का के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी, तो लाल चिकनी मिट्टी। कहाँ पाई जाती है, तो इसका निर्माण किससे होता है, तो कायांतिक चट्टानों से, और इसका विस्तार माही बेसिन क्षेत्र जो दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है, दक्षिण राजस्थान की एक प्रमुख नदी है, और यह मक्का के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। इसी कारण जो बेल्ट है प्रतापगढ़, उधर ज़्यादातर उदयपुर प्रतापगढ़ मक्का की अधिकता होती है। अब हम पढ़ते हैं लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी का अन्य नाम की अगर बात करें तो क्षारीय मिट्टी कह सकते हैं हम इसको, रेह मिट्टी कह सकते हैं, क्षारीय मिट्टी, रेह मिट्टी, कलर मिट्टी भी इसको कहते हैं, ऊसर मिट्टी कहते हैं, बंजर मिट्टी,
और चौपेन मिट्टी और एल्काइन मिट्टी। तो इम्पोर्टेंट है, लवणीय मिट्टी के कई नाम हो गए। देखिए सारी मिट्टी, एक बार वापस पढ़ते हैं, सारी मिट्टी, रेह मिट्टी, कलहर मिट्टी, ऊसर मिट्टी, बंजर मिट्टी, बंजर मिट्टी, चौपेन मिट्टी, एल्काइन मिट्टी। इसका निर्माण अत्यधिक सिंचाई एवं नहरी क्षेत्र के कारण इसका निर्माण होता है। इसका विस्तार खारे पानी की झीलों के आसपास का क्षेत्र सर्वाधिक होता है। जहाँ खारे पानी की झीलें होती हैं के आसपास इसका क्षेत्र होता है। और प्रमुख रूप से यह बात करें तो यह गंगानगर के उधर गग्गर मैदान क्षेत्र में पाई जाती है। विशेषता, राज्य की सबसे अनउपजाऊ मिट्टी। देखिए उपजाऊ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। सबसे कम मिट्टी कौन सी है, तो वह काली मिट्टी। सर्वाधिक मिट्टी जलोढ़ बलुई, रेतीली बलुई मिट्टी। जबकि राज्य की सबसे अनउपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी। तो अनउपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो लवणीय मिट्टी। लवणता दूर करने के उपाय, इसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अगर ज़्यादा हो जाता है अगर ये लवणता, तो उसमें जिप्सम का प्रयोग करके इस मिट्टी की अनउपजाऊता को दूर किया जाता है। अब हम देखते हैं लाल काली मिट्टी। इसका निर्माण कायंत्री प्लस ज्वालामुखी के कारण हुआ है। इसका विस्तार प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा की तरफ हुआ है। और विशेषता है मक्का की और कपास तथा अफीम का उत्पादन यहाँ होता है। तो लाल काली मिट्टी जो है वह सर्वाधिक रूप से मक्का, कपास व अफीम के लिए उपयोगी मानी जाती है, जो कि प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। और इसका निर्माण कायंत्रिक प्लस ज्वालामुखी के कारण हुआ है। तो इसी कारण हम देखते हैं कि जो चित्तौड़गढ़ जिला है वहाँ अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है, भीलवाड़ा वगैरह में। तो अब हम देखते हैं भूरी रेतीली मिट्टी। इसका निर्माण ग्रेनाइट व नीच चट्टानों के अपक्षरण से हुआ है। इसका विस्तार बनास बेसिन व लूणी बेसिन में पाया जाता है। रेतीली भूरी मिट्टी दो प्रकार की होती है। भूरी दोमट मिट्टी जो घग्गर बेसिन में होती है, जबकि काली दोमट मिट्टी चंबल बेसिन में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, भूरी रेतीली मिट्टी जो है वह दो प्रकार की मानी जाती है। भूरी दोमट मिट्टी, जबकि काली दोमट मिट्टी। काली दोमट मिट्टी चंबल क्षेत्र में पाई जाती है, जो जहाँ जहाँ चंबल नदी बहती है उसके बेसिन क्षेत्र में पाई जाती है। जबकि भूरी दोमट मिट्टी घग्गर बेसिन में पाई जाती है और इसका विस्तार बनास बेसिन या लूणी बेसिन कहलाता है। और यह ग्रेनाइट व नीच चट्टानों के अपक्षरण से बनी होती है। अब हम देखते हैं अन्य मिट्टी की बात करें तो लाल पीली मिट्टी जो कि बनास क्षेत्र में पाई जाती है। विशेषता मोटे अनाज के लिए उपयोगी, जैसे ज्वार। ये जहाँ जहाँ जो बनास नदी बहती है वहाँ वहाँ इसकी तलहटी में यह इस प्रकार की लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। जैसे मोटे अनाज के लिए उपयोगी, जैसे ज्वार वगैरह ये होते हैं। तो जैसे अजमेर में लूनी वगैरह नदी बहती है तो इसके तलहटी में जो है वह बनास नदी की तलहटी में इस प्रकार भूरी लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। अब देखते हैं मिट्टियों का नवीन वर्गीकरण या आधुनिक वर्गीकरण जो 5 प्रकार से होता है। वह अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा जो बताया गया वह 5 प्रकार की मिट्टी है। जो ये कौन कौन सी है आइए अध्ययन करते हैं एक मैप के जरिए, राजस्थान के मैप के जरिए। तो साथियों देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है, तो वही अगर हम आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के आधार पर अगर बात करें तो इसको बोलते हैं हम एंटी सोल मिट्टी। क्या कहलाती है, तो एंटी सोल मृदा, एंटी सोल मिट्टी, एंटी सोल। यानी आप इसको ऐसे याद करिए, यहाँ पर देखिए पाकिस्तान है तो यहाँ जाना एंटी है, तो इस प्रकार एंटी सोल्ट मृदा पाई जाती है। अब हम चलते हैं, अगर हम मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर शुष्क क्षेत्र की अगर बात करें, इधर आते हैं अपन, तो एरिडीसोल, एरिडीसोल इसको कहते हैं। अब हम देखते हैं जलोढ़ मिट्टी है तो एल्फीसोल्स, यह कहलाती है एल्फीसोल। जो जलोढ़ मिट्टी है वह पूर्वी क्षेत्र में है, वह एल्फीसोल्स कहलाती है। और अगर हम बात करते हैं तो इन सेप्टी लाल मृदा जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाई जाती है, इसको हम कहते हैं इन सेप्टी। यहाँ देखिए आप इसको ऐसे याद रखिए, यहाँ बड़े बड़े पहाड़ है तो इन सेप्टी, हमें सेफ्टी रखनी पड़ती है ऊपर चढ़ते वक्त, तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। काली मिट्टी यानी कि वर्टिसोल। एलपी की तरफ आप याद रखिए, यदि नदी वगैरह पाई जाती है तो एलपी अपन सेल्फी लेते हैं, तो एलपी सेल्फी इस प्रकार आप याद रखिए। और बाकी एरिडी यानी कि एरिडी आप इसको जैसे इसको आप एरिडी इसको भी आप याद कर सकते हैं, एरिडी है ना। तो एंटी और एरिडी दोनों आप याद कर सकते हो। तो वर्टिसोल जो मृदा है वह काली मिट्टी कहलाती है प्रमुख रूप से। तो इसको आप याद रखिए, ये रहे प्रमुख रूप से 5 प्रकार से विभाजन आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के आधार पर। ठीक है, एरिडिस, एंटीसोल्स, एरिडिसोल्स, एल्पिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स और वर्टिसोल्स। तो अब देखते हैं अपन कुछ मिट्टियों का पीएच मान। तो देखिए आपने देखा होगा कि कई बार हम देखते हैं कि
पीएच मान किस प्रकार होता है, यानी उसका हाइड्रोजन अणु, जैसे अगर मिट्टी 7 पीएच यानी कि अगर मिट्टी का जो पीएच मान 7 है तो वह उदासीन मिट्टी कहलाएगी या उपजाऊ मिट्टी कहलाएगी। अगर अब 7 से अधिक है तो वह मिट्टी क्षारीय हो जाएगी। तो उस क्षारीयता के कारण उसका एक ही उपचार है कि उसमें जिस्म का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कि 7 मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होगा तो मिट्टी क्षारीय होगी। तो हम क्या करेंगे, उसके अंतर्गत जिप्सम मिलाएंगे। वही अगर हम देखते हैं कि मिट्टी का पीएच मान 7 से कम हो गया तो यानी कि मिट्टी अम्लीय हो जाएगी, और इसका उपचार है रॉक फास्फेट या चूना का उसमें उपयोग किया जाता है, जिसके कारण उसका खाद वगैरह हम डालते हैं। तो ये याद रखिए आप, पीएच मान किस प्रकार होता है, मिट्टी का 7 है तो उदासीन होगी यानी उपजाऊ मिट्टी होगी, 7 से अधिक है तो मिट्टी क्षारीय हो जाएगी। तो उसमें उपचार के लिए हमें जिप्सम का प्रयोग करना पड़ेगा, और अगर 7 से कम हो गया तो मिट्टी अम्लीय हो जाएगी और उसमें चूने की मात्रा कम हो जाएगी, तो हम उसमें रॉक फास्फेट और चूना डाल लेंगे। तो इस प्रकार यह मिट्टी की जो था वह पीएच मान था। अब हम पढ़ते हैं, देखिए मिट्टी की समस्याएं। मिट्टी की कौन कौन सी समस्या होती है, जैसे अपरदन, यानी अपरदन क्या होता है, जैसे मिट्टी का कटाव, मिट्टी का स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मिट्टी का चला जाना बरसात के दिनों में, या हम जिसे किसान की मौत भी कहते हैं या उसे रेंगती हुई मृत्यु भी कहते हैं। तो अपरदन के ये अन्य नाम हैं, जैसे कि मिट्टी का कटाव या मिट्टी का स्थानांतरण, किसान की मौत या रेंगती हुई मृदा भी इसे कहते हैं, रेंगती हुई मृत्यु। अब मिट्टी का अपरदन 3 प्रकार से होता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मिट्टी का अपरदन कितने प्रकार से होता है, तो 3 प्रकार से, जल अपरदन, वायु अपरदन, चादरी अपरदन। अब जल अपरदन राजस्थान में 11.20% होता है, तो वायु अपरदन सर्वाधिक होता है जो 44.42% होता है। तो आप याद रखिए कि राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन किसके कारण होता था, वायु अपरदन के कारण। अब देखिए जल अपरदन तो नदियों द्वारा अवनाली का अपरदन के रूप में होता है, यानी कि जो नदियों द्वारा जो है उसका विस्तार कट जाता है, इस प्रकार नलिये टाइप बन जाती है। तो अपन देखते हैं कि अवनालिका अपरदन के रूप में इसका कटाव होता है। और राज्य में सर्वाधिक जो चंबल क्षेत्र है, जैसे सवाई माधोपुर और करौली, वहाँ पर जल अपरदन की समस्या ज़्यादा होती है। वही अगर नाली नुमा सर्वाधिक अपरदन की बात करें तो वह कोटा में होता है। ठीक है। अब वायु अपरदन यानी हवा से निर्मित अपरदन, यानी हवा से मिट्टी उठकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल जाती है, तो हवा से निर्मित अपरदन कहलाता है, जो सर्वाधिक होता है जैसलमेर में, और अगर न्यूनतम होता है तो वह धौलपुर में होता है। अब हम देखते हैं चादरी अपरदन, यानी कि जो चादरी अपरदन कब होता है, तो वर्षा से निर्मित अपरदन होता है। जब वर्षा होती है तो उस समय ये जो पहाड़ों से जो मिट्टी है ढलान पर आ जाती है। इस प्रकार सर्वाधिक पहाड़ी क्षेत्रों में होता है चादरी अपरदन। सर्वाधिक कहाँ होता है, तो सिरोही में होता है, वह राजस्थान में राजसमंद में होता है। अब राज्य में सर्वाधिक मिट्टी अपरदन का कारण क्या है, तो अपरदन इंपॉर्टेंट है कि राज्य में सर्वाधिक मिट्टी अपरदन का कारण वायु अपरदन। अब मृदा से संरक्षण संबंधित कुछ तथ्य पढ़ते हैं, जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ श्रीगंगानगर से हुई है। जो अगर मृदा वृक्ष जो है 2015 से हम मृदा वृक्ष मनाने लगे हैं, जिसका नारा था शुद्ध धरा तो खेत हरा, और इसका उद्देश्य था किसानों की पैदावार बढ़ाना। और मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देखते हैं मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला। राज्य की फर्स्ट मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना 1958 में जोधपुर में की गई थी, और सेकंड प्रयोगशाला जयपुर में है इसकी। मृदा से संबंधित कुछ कार्यक्रम भी चला गए, मिट्टी से संबंधित कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे सूखा संभाव्य कार्यक्रम 1974 से 1975 में यह कार्यक्रम आरंभ किया गया था। यह राज्य के 8 जिलों से शुरू किया गया था। इसका अनुदान लगभग राज्य का 25% होता है, व केंद्र का 75% माना जाता है। मरु विकास कार्यक्रम 1977 से 1978 में आरंभ हुआ था। इसका उद्देश्य मरुस्थल के विस्तार को रोकना तथा मरुस्थल का आर्थिक विकास करना। केंद्र सरकार का 75% अनुदान होता है, तो जबकि राज्य सरकार का 25% राशि वहन की जाती है। राज्य के 16 जिलों में यह कार्यक्रम चला जा रहा है। मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 के द्वारा, और सूखा संवर्धन कार्यक्रम 1974-75 के द्वारा। ठीक है। सेम समस्या, कुछ मिट्टी की कुछ सेम समस्या होती है, जो कि दलदली भूमि, सर्वाधिक नहरी क्षेत्रों में यह सेम समस्या पाई जाती है। इसका कारण सर्वाधिक सिंचाई व नहरी क्षेत्र के कारण सेम समस्या उत्पन्न होती है। सर्वाधिक देखें तो इंदिरा गांधी जो नहर है वहाँ पर यह सेम समस्या पाई जाती है। इसका उपचार यूकेलिप्टिस या सफ़ेदा या जिप्सम होता है। जिसका उपचार यूकेलिप्टिस या सफ़ेदा या जिप्सम के कारण हो सकता है।
सेम समस्या सर्वाधिक कहाँ होती है? तो बाड़ूपल एक गांव है हनुमानगढ़ जिला में, वहाँ यह गांव सर्वाधिक सेब समस्या से प्रभावित है। मृदा दिवस आप जानते हैं 5 दिसंबर को मनाया जाता है। कुछ विशेष तथ्य की बात कर लेते हैं। देश की 20% बंजर भूमि राजस्थान में है। देश की 20% बंजर भूमि राजस्थान में है। राजस्थान में मिट्टी में नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की मिट्टी में किसकी कमी पाई जाती है, किस कौन से तत्व की? तो नाइट्रोजन व फास्फोरस। इसी कारण हम देखते हैं कि खेतों के अंदर नाइट्रोजन खाद का उपयोग किया जाता है और फास्फोरस खाद का उपयोग किया जाता है। अरावली के दोनों ओर अर्ध शुष्क प्रदेश व बनास मैदान में रेतीली मृदा राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। ठीक, और बनास मैदान कौन सा कहलाता है? तो सवाई माधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर चित्तौड़गढ़ कहलाता है। घग्गर के मैदान व अलवर क्षेत्र में मिलने वाली रेतीली भूरी कच्छारी मृदा में रबी की फसलें अधिक होती हैं। ठीक है, ये घग्गर का मैदान होता है और अलवर का जो क्षेत्र होता है उसमें पाई जाने वाली रेतीली भूरी कच्छारी मृदा में रबी की फसलें सर्वाधिक होती है, जिसके कारण गंगानगर क्षेत्र में देखते हैं तो जो गेहूँ वगैरह ये सर्वाधिक उत्पादन होता है, जिसके कारण इसको धान का कटोरा भी कहते हैं राजस्थान में। तो साथियों, ये रहा हमारा चैप्टर मिट्टी का, राजस्थान की मिट्टी का महत्वपूर्ण। और एक अगर आपको पसंद आया हो साथियों हमारे नोट्स, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि देखिए आपके सब्सक्राइब करने से हमारा एक आत्मविश्वास बढ़ता है और हम इस प्रकार नए नए कंटेंट लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो आप हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए, क्योंकि आप सभी का सहयोग रहेगा तो हम आगे बढ़ेंगे और एक महत्वपूर्ण नोट्स आपके लिए बना के लेके आएंगे। तो साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।